Hello everyone, so very warm welcome to this amazing session. So my dear students, so आज के इस लेक्चर में हम लोग रेजोनेंस स्टार्ट करने वाले हैं. So अब तक हमने बॉन्ड क्लीवेज, इंडक्टिव इफेक्ट देखा है, राइट? सो अब हम लोग रेजोनेंस को देखने वाले हैं. आज के लेक्चर्स में हम लोग रेजोनेंस करने वाले हैं, राइट? कि वो क्या होता है, क्यों जरूरत पड़ी, क्यों हमें सीखना पड़ता है रेजोनेंस, राइट? तो चलिए स्टार्ट करते हैं. लेट्स स्टार्ट राइट नाउ. ओके, सो माय डियर स्टूडेंट, सी आपने हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा होगा, राइट? हमें हाइब्रिडाइजेशन की जरूरत क्यों पड़ी? व्हाई डू वी नीड हाइब्रिडाइजेशन? तो हाइब्रिडाइजेशन जैसे आपने पढ़ा है, हाइब्रिडाइजेशन जो कि एक क्या होता है, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट. क्यों जरूरत पड़ी हमें, क्या पढ़ना है हमें, क्यों पढ़नी है हाइब्रिडाइजेशन? तो हाइब्रिडाइजेशन पढ़ने के लिए जो है आपको जरूरत इसलिए पड़ी बिकॉज अगर आप देखेंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं CH4 में अगर मैं बात करूं तो CH4 की अगर फॉर्मेशन की बात करें, अगर आप हाइब्रिडाइजेशन नहीं जानते हो, फॉर एग्जांपल लेट्स से कि आप अगर हाइब्रिडाइजेशन नहीं जानते हैं तो उस केस में हम क्या सोचेंगे? हम ये सोचेंगे कि कार्बन जो 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाया है, एक PX को यूज किया है, दूसरा PY को यूज किया है, तीसरा PZ को, और चौथा जो है फोर्थ जो क्या है S ऑर्बिटल को यूज किया है, राइट? तो इस केस में अगर हम देखें तो ये चारों बॉन्ड लेंथ, अगर हम इन तीनों को PX, PY, PZ वाले जो बॉन्ड है उन तीनों को कंपेयर करें इस ऑर्बिटल का जो ओवरलैपिंग है उससे, तो बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड लेंथ अलग होगा बिकॉज ऑर्बिटल्स क्या है, अलग अलग है. क्लियर है पॉइंट्स? ऑर्बिटल्स क्या है, अलग अलग है. बट जो एक्सपेरिमेंटली देखा गया वो क्या है? तो एक्सपेरिमेंटली देखा यह गया है कि इन बॉन्ड का बॉन्ड एनर्जी सभी का इक्वल होता है, सभी का बॉन्ड लेंथ सेम होता है ना? तो यहां से जो है ये एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट जनरेट कर दिया गया कि अच्छा कुछ ऐसा हुआ है इंटरनली, या कुछ ऐसा हुआ होगा हाइपोथेटिकली कि यहां पर जो है चारों के चारों बॉन्ड लेंथ क्या होता है, सेम होता है, सारे बॉन्ड के बॉन्ड एनर्जी सेम होती है, राइट? तो सिमिलरली हमें रेजोनेंस की जरूरत क्यों पड़ी? तो चलिए, रेजोनेंस की जरूरत इसीलिए पड़ी हमें. रेजोनेंस देखें, ध्यान से पढ़ेंगे अच्छे से. कोई भी डाउट होगा आप डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, है ना? तो हम लोग जो आज स्टार्ट करने वाले हैं जो टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके GOC जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है ना? तो रेजोनेंस, ध्यान से सुनेंगे रेजोनेंस के बारे में, हमें जरूरत क्यों पड़ी, ध्यान सुनिएगा. हम फर्स्ट एग्जांपल लेंगे, इसको एग्जांपल के साथ पहले समझते हैं कि हमें रेजोनेंस की जरूरत पड़ी क्यों, है ना? आप सबने ये कंपाउंड का नाम सुना होगा, इसको हम लोग क्या कहते हैं, बेंजीन, है ना? चलिए, इसको हम लोग बेंजीन कहते हैं. क्लियर है पॉइंट? अब ध्यान से देखिएगा इस बेंजीन में कि ये है सिंगल बॉन्ड, ये है डबल बॉन्ड. क्लियर है? ये है सिंगल बॉन्ड और ये है डबल बॉन्ड. अब होगा ये कि ये जो बॉन्ड है, अगर मैं इसको L1 कहूं और L2 कहूं, तो ये सिंगल बॉन्ड है और ये डबल बॉन्ड है, तो डेफिनेटली बॉन्ड लेंथ जो होगा, अगर मैं बताऊं आपको कि बॉन्ड लेंथ, तो बॉन्ड लेंथ क्या आएगा? बॉन्ड लेंथ जो है आपको मिलने वाला है L2 इज ग्रेटर देन L1. ये हमने सोचा ऐसा, मतलब ये बोल सकते हैं कि ये हमने थ्योरेटिकली सोचा, है ना? ये है थ्योरेटिकली. बट एक्चुअल में मैं बताऊं एक्सपेरिमेंटली क्या होता है. एक्चुअली जो होता है यहाँ पे बॉन्ड लेंथ, जो ये एक्चुअल बॉन्ड लेंथ की जो वैल्यू है ये है L2 इज इक्वल्स टू L1. बट ऐसे हो कैसे गया, क्यों हो गया भाई? जब दोनों अलग अलग बॉन्ड है तो लेंथ इक्वल कैसे हो गया? देन यहां से जो है एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट रेजोनेंस को लाया गया कि देयर विल बी समथिंग हाइपोथेटिकल, जिसके वजह से क्या हो रहा है कि ये जो बॉन्ड लेंथ है क्या हो गया, L1 और L2 दोनों इक्वल हो रहा है. और इसी को समझने के लिए जो है हम लोग रेजोनेंस को आगे बढ़ते हैं. ठीक है, दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें रेजोनेंस की जरूरत पड़ी क्यों, तो अब देखो ये क्या है, ये है इस कंपाउंड की प्रॉपर्टीज. बॉन्ड लेंथ या बॉन्ड एनर्जी क्या है, कंपाउंड की प्रॉपर्टीज. ठीक है, तो प्रॉपर्टीज तो यहां पे एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं इस स्ट्रक्चर से हम लोग प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं.
मतलब इसका एक और भी स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं, क्या, ये, राइट। और इससे जो है एक स्ट्रक्चर हम बनाएंगे जिसको हम लोग आगे के लेक्चर्स में पढ़ेंगे, क्या कहते हैं इसको, रेजोनेंस हाइब्रिड कहते हैं। क्लियर है पॉइंट? चलिए, तो अब यहां से अगर आप देखोगे इस कंपाउंड में देखेंगे आप, तो आपको सारे बॉन्ड के ऊपर पार्शियली ये जो पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड, ये पार्शियली सभी सिंगल बॉन्ड के ऊपर क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया, राइट। ये जो पाई बॉन्ड था वो सभी बॉन्ड के ऊपर क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया। क्लियर है? चलिए, तो यहां से जो है रेजोनेंस, अब रेजोनेंस क्या है, तो रेजोनेंस के लिए देखो क्या है कि किसी भी कंपाउंड की प्रॉपर्टीज को, बहुत सारे ऐसे कंपाउंड है ना, बहुत सारे ऐसे कंपाउंड है जिसके प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करने के लिए सिर्फ एक स्ट्रक्चर इनफ नहीं होता है। हर एक प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने के लिए उसकी एक ही स्ट्रक्चर से आप एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, राइट। सो उस स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए या उसकी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने के लिए हमें क्या है, मोर देन वन स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है ना, मोर देन वन स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है। और उस स्ट्रक्चर को हम लोग, जो मोर देन वन है, मतलब एक ही कंपाउंड मोर देन वन फॉर्म में जो एग्जिस्ट कर रहा है या कन्वर्जन हो रहा है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म, उस स्ट्रक्चर्स को हम लोग कहते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, या फिर क्या कहते हैं, कैनोनिकल स्ट्रक्चर, या फिर कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर कहते हैं। आई होप कि ये पॉइंट्स आपको क्लियर होंगे, है ना। कुछ भी अगर डाउट्स है आप डेफिनेटली डाउट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में पूछिए आप। क्लियर? ओके, नेक्स्ट जो है रेजोनेंस क्या हुआ, तो ये जो प्रोसेस हो रहा है, ये जो प्रोसेस है ना, फ्रॉम कन्वर्जन ऑफ वन फॉर्म इनटू अनदर फॉर्म, इसी प्रोसेस को हम लोग रेजोनेंस कहते हैं। रेजोनेंस क्या है, तो कन्वर्जन ऑफ वन स्ट्रक्चर, किसी भी कंपाउंड का एक स्ट्रक्चर से दूसरे स्ट्रक्चर में जो कन्वर्जन होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रेजोनेंस कहते हैं। आई होप क्लियर होगा ये सब, है ना। चलिए, तो आप पॉइंट यहां पे लिख सकते हो, क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं क्या कि देयर आर मेनी कंपाउंड्स, देयर आर मेनी कंपाउंड्स, आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, देयर आर मेनी कंपाउंड्स whose properties cannot be explained with the help of single structures, right। आप लिख सकते हो इसको, है ना। क्या लिखेंगे हम लोग डेफिनेशन में, there are many compounds whose properties cannot be explained with the help of single structure। क्लियर है पॉइंट? तो एक स्ट्रक्चर को यूज करके जो है हम लोग किसी भी कंपाउंड के प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। सो वी रिक्वायर्ड, क्या लिखेंगे आगे, सो वी रिक्वायर मोर देन वन स्ट्रक्चर, मोर देन वन स्ट्रक्चर to explain their property, to explain their properties। क्लियर है पॉइंट? चलिए, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब इसके बाद एक और पॉइंट लिख लेंगे हम लोग, इसके बाद जो है एक और पॉइंट लिखिए आप लोग, तो लिखेंगे क्या इसमें, conversion of compound from one structure into another structure, conversion of compound from one structure to another structure is known as resonance, is known as resonance। क्या लिखे हैं,
conversion of compound from one structure into another structure is known as resonance. And all those structures are known as, जितने भी डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं उन सभी स्ट्रक्चर्स को क्या कहते हैं? आर नोन एज कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स और कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर। आई होप कि ये पॉइंट आपको क्लियर होगा। हम लोग अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, है ना। अब आगे की तरफ ये हम बढ़ेंगे कि ये जो कन्वर्जन हो रहा है आखिर किस वजह से कन्वर्जन होगा, क्यों होगा, कैसे होगा कन्वर्जन। क्या कन्वर्जन के लिए कुछ कंडीशंस हैं? बिल्कुल है कंडीशंस, बिना ऐसे नहीं है कि हर एक मॉलिक्यूल में जो है कन्वर्जन हो जाता है ना। तो इसके लिए देखो क्या ध्यान रखना है, तो इसको हम लोग इस तरीके से लिखेंगे कि और रेजोनेंस को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या? डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यू टू कंजुगेशन इज नोन एज रेजोनेंस। तो रेजोनेंस को हम और कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि जो कंजुगेशन की वजह से जो इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? रेजोनेंस कहते हैं। आई होप कि ये चीज आपको क्लियर होगा, है ना। इसके बाद नेक्स्ट जो हम लोग देखने वाले हैं डीलोकलाइजेशन जो हो रहा है, ठीक है। तो डीलोकलाइजेशन में अब क्या है कि क्या क्या डीलोकलाइज हो सकता है किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर जब रेजोनेंस हो रहा है। तो रेजोनेंस के अंदर जो है पाई इलेक्ट्रॉन्स और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन होता है। मतलब ये हम लिख सकते हैं पॉइंट क्या? डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स टेक प्लेस, राइट। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके रेजोनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये है कि जो रेजोनेंस होता है ये एक ही मॉलिक्यूल के अंदर होता है। ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन जंप करके कूद के पहुंच गया दूसरे मॉलिक्यूल में, बिल्कुल नहीं ऐसा होता है ना। होता कैसे है? तो इसमें एक और पॉइंट क्या लिख सकते हैं कि रेजोनेंस इज अ इंट्रामॉलिक्यूलर प्रोसेस। रेजोनेंस क्या है? एक इंट्रामॉलिक्यूलर प्रोसेस है। आई होप कि ये पॉइंट्स क्लियर होंगे, है ना। अब अभी हमने बोला आपको कि अब मॉलिक्यूल के अंदर क्या है? इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। अब डिस्प्लेसमेंट से क्या है? बहुत सारे स्ट्रक्चर्स मिलेंगे जिसको हमने क्या बोला? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स और कैनोनिकल स्ट्रक्चर या फिर कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर, राइट। क्लियर है पॉइंट? तो इन जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जो हमें मिल रहे हैं, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के अंदर मतलब सपोज करें कि कोई भी कंपाउंड है जिसके हमारे पास 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मिले हैं। कोई भी एक कंपाउंड है जिसके हमें 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मिला है, तो 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के अंदर टोटल सम ऑफ लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर क्या होगा? सेम होगा। टोटल नंबर ऑफ सम की बात हो रही है, लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर क्या रहेगा? सेम रहने वाला है। क्लियर है पॉइंट? चलिए नेक्स्ट जो पॉइंट्स है इसके अंदर, नेक्स्ट जो पॉइंट हम लोग लिखेंगे इसमें यह है कि अब होगा क्या? अब रेजोनेंस हो रही है, तो रेजोनेंस में आप देखेंगे आगे जब हम स्ट्रक्चर्स बनाएंगे तो उसमें देखेंगे कि रेजोनेंस के अंदर जो है लोन पेयर बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट हो रहा है, बॉन्ड पेयर लोन पेयर में, दोनों हो सकता है, पॉसिबल है ना। लोन पेयर कैन बी कन्वर्टेड इनटू बॉन्ड पेयर एंड वाइस वर्सा, दोनों पॉसिबल है। जब आप रेजोनेंस जब हम स्ट्रक्चर्स बनाएंगे तो वहां पे हम इस पॉइंट को और भी अच्छे से समझ लेंगे, है ना। नेक्स्ट एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि अगर मान लीजिए किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर अगर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो वैसे केस में हर एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में, हर एक स्ट्रक्चर्स में क्या होगा? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेम रहने वाला है। क्लियर है पॉइंट? चलिए देन लिखेंगे क्या नेक्स्ट पॉइंट कि जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं वो क्या है? हाइपोथेटिकल है, इमेजिनरी है। क्या है? हाइपोथेटिकल है और इमेजिनरी है। क्लियर है पॉइंट? तो रियल स्ट्रक्चर फिर क्या होता है? तो रियल स्ट्रक्चर जो होता है वो है रियल स्ट्रक्चर आपका रेजोनेंस हाइब्रिड कहते हैं, है ना। हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको देखेंगे कि रियल स्ट्रक्चर्स को हम लोग क्या कहते हैं? रेजोनेंस हाइब्रिड, और इसके बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे डिटेल्स में। क्लियर है पॉइंट? चलिए नेक्स्ट पॉइंट
जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के बीच जो एनर्जी डिफरेंस होते हैं वो काफी कम होता है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के बीच जो है एनर्जी डिफरेंस क्या होगा, काफी कम होता है। क्लियर है पॉइंट? चलिए, तो आगे हम लोग देखेंगे आज इस लेक्चर में कि रेजोनेंस के लिए कंडीशन क्या है। तो नेक्स्ट हेडिंग लगाएंगे कंडीशन फॉर रेजोनेंस। तो रेजोनेंस में कंडीशन लिखेंगे हम लोग पहला। तो सबसे पहला कंडीशन ये है माय डियर स्टूडेंट, कंडीशन नंबर 1। चलिए, तो सबसे पहला कंडीशन है मॉलिक्यूल शुड बी प्लेनर। थोड़ा सा करेक्ट करते हैं इसको, है ना, मॉलिक्यूल शुड बी प्लेनर में थोड़ा सा करेक्ट करते हैं, है ना। मॉलिक्यूल का वो पार्ट जिसके अंदर रेजोनेंस हो रहा है, मतलब ये लिखेंगे पॉइंट इसको। पहला कंडीशन क्या है, दोज पार्ट ऑफ मॉलिक्यूल in which resonance occurs, those part of molecules in which resonance occurs must be planar। कहना है ये, इसका मीनिंग ये है कि जिस पार्ट में रेजोनेंस हो रहा है वो वाला पार्ट क्या होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, सिर्फ मॉलिक्यूल कहेंगे कि मॉलिक्यूल प्लेनर होना चाहिए तब रेजोनेंस होगा, तो फिर वो गलत हो जाएगा। बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स आएंगे आपको जहां पे रेजोनेंस तो हो रहा है बट कंप्लीट मॉलिक्यूल प्लेनर नहीं है। हाँ, बट एक चीज ध्यान रखना है कि जिस पार्ट में रेजोनेंस होगा, जितने भी पार्ट में रेजोनेंस होगा उतने पार्ट क्या होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए। उतने पार्ट क्या होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए। क्लियर है पॉइंट? चलिए, तो क्या होना चाहिए उसके लिए, प्लेनर होना चाहिए। प्लेनरिटी हम चेक कैसे करते हैं, देखो प्लेनरिटी जो है किसी भी स्पीशीज के लिए हम चेक कैसे करते हैं। तो सबसे पहला चीज हम आपको सिखाएंगे, अगले लेक्चर्स में हम आपको सिखाएंगे कि कैसे जो है हम चेक करते हैं कि कोई मॉलिक्यूल प्लेनर है या नहीं है ना। समझाएंगे भी कि क्यों हमें जरूरत है कि मॉलिक्यूल प्लेनर होना चाहिए रेजोनेंस के लिए, और साथ ही साथ हम ये भी सीखेंगे कि कैसे हम चेक करेंगे, क्या हमें कोई फॉर्मूला है, कुछ है, तो मैं बताऊंगा कैसे चेक करना है, क्योंकि आप याद तो रख नहीं सकते ना, इतने सारे मॉलिक्यूल्स हैं, आप हर मॉलिक्यूल्स को याद नहीं रख सकते हैं। दूसरा कंडीशन ये है कि मॉलिक्यूल शुड हैव कंजुगेटेड सिस्टम। मॉलिक्यूल के अंदर जो है कंजुगेटेड सिस्टम होना चाहिए। क्लियर है पॉइंट? तो कंजुगेटेड सिस्टम, तो दूसरा कंडीशन क्या है, मॉलिक्यूल शुड हैव कंजुगेटेड सिस्टम। तो कंजुगेटेड सिस्टम को थोड़ा मैं यहां पे मेंशन कर दूं, तो कंजुगेटेड सिस्टम में आपके पास क्या क्या आ सकता है, तो आपके पास आ सकता है, पहला है पाई सिग्मा पाई, सेकेंड पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज, थर्ड पाई सिग्मा निगेटिव चार्ज, फोर्थ पाई सिग्मा लोन पेयर, एंड फिफ्थ लोन पेयर सिग्मा पॉजिटिव, सिक्स्थ पाई सिग्मा फ्री रेडिकल। इसको हम लोग क्या कहेंगे, फ्री रेडिकल कहते हैं, ऑलरेडी हमने सीखा है फ्री रेडिकल, है ना। तो ये जो है कंडीशंस हैं। हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, अगर आपको डाउट्स आ रहा होगा कि क्या सर ऐसा लोन पेयर सिग्मा निगेटिव चार्ज हो सकता है, तो बेसिकली देखो प्यारे बच्चों, सबसे पहली चीज़ कि निगेटिव चार्ज, तो निगेटिव चार्ज का मतलब क्या होता है, निगेटिव चार्ज का मतलब क्या है, वहां पर भी क्या है, लोन पेयर की ही बात हो रही है। देखो ध्यान से, अगर मैं CH3- की बात करूं, फॉर एग्जांपल CH3-, तो निगेटिव चार्ज का यहाँ पे मीनिंग क्या है, तो निगेटिव चार्ज का मीनिंग ये होता है कि कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, राइट, ठीक है। तो 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो आउट ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन्स उसको 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया है, मतलब कितना हो गया, 5 इलेक्ट्रॉन। 5 में से क्या हो गया, 3 जो है हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड फॉर्म कर लिया है, और 2 इलेक्ट्रॉन है, मतलब निगेटिव चार्ज का मतलब क्या हो गया, वहां पे एक लोन पेयर है। ध्यान रखना है इसको, है ना। और एक चीज और मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दूं आपको, छोटा सा पॉइंट है कि अगर कार्बन के ऊपर निगेटिव चार्ज आता है तो वो मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। पहला चीज, कई बार क्या होता है
कि हम जब बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर की बात करते हैं, जब बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर जब आपने बेसिक्स जो होती है बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर के अंदर, कि वहां पर आपको ना हर एक एटम को मेंशन किया नहीं जाता है, तो उस केस में ना हम घबराते हैं, हम सोचते हैं कि आखिर बॉन्ड कितना बनाया होगा कार्बन ने। तो ध्यान रखना कि अगर कार्बन के ऊपर नेगेटिव आ रहा है तो कितना बॉन्ड बना सकता है, आप खुद सोच सकते हैं। देखो अगर 5 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि कार्बन जो है सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है, तो उसके पास जो है मोर देन 10 इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो सकते हैं, बिल्कुल नहीं हो सकता, 8 से ज्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि इसके पास कोई भी वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है। आई होप कि ये चीज क्लियर होगा। अब देखेंगे कि कार्बन के पास अगर 5 इलेक्ट्रॉन है तो क्या वो 5 बॉन्ड बनाएगा तो कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 10। कार्बन रख कितना सकता है, मैक्सिमम 8 रख सकता है, 8 इलेक्ट्रॉन्स रख सकते हैं। क्लियर है पॉइंट। क्या हम 5 इलेक्ट्रॉन है 4 बॉन्ड बनाते हैं, देखिए सोचिए 4 बॉन्ड बनाने का मतलब कितना हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन प्लस एक इसका बचा हुआ है, तो टोटल कितने हो गए, 9 इलेक्ट्रॉन्स। पॉसिबल नहीं है। क्या 3 बॉन्ड बनाएगा, बिल्कुल बना सकता है, 3 × 2, 3 कोवैलेंट बॉन्ड का मतलब क्या है, 6 इलेक्ट्रॉन और प्लस इसके जो 2 बचे हुए हैं। मतलब अगर आपकी बात अगर मैं बताऊं कि सी के ऊपर अगर निगेटिव चार्ज आएगा तो कितना बॉन्ड बनाएगा, तो ध्यान रखना है कितने बॉन्ड बनाएंगे, 3 कोवैलेंट बॉन्ड विथ 1 लोन पेयर। हाँ, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया जा सकता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहां पर जो है बनाया जा सकता है, क्योंकि सी के ऊपर क्या है, एक लोन पेयर है। अगर मान लीजिए कि कोई डेफिशिएंट एटम आता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, तो उसको ये इलेक्ट्रॉन थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड दे सकता है। क्लियर है पॉइंट। तो आज के इस लेक्चर में जो है हम लोग इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे सीखेंगे कि मॉलिक्यूल क्यों प्लेनर है, क्यों प्लेनर होना चाहिए रेजोनेंस के लिए, कंडीशन कैसे चेक करेंगे हम लोग, क्या प्लेनर के लिए हमें कुछ फॉर्मूला है, तो बिल्कुल है, कुछ है ऐसा जो मैं अगले लेक्चर्स में आपको बताऊंगा। एंड फ्रॉम देयर हम लोग रेजोनेंस हाइब्रिड के बारे में सीखेंगे, रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स के बारे में सीखेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, सो आई होप कि ये लेक्चर्स आपको समझ में आ गई होगी। सो थैंक यू सो मच बच्चों। सो मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन ऑल द बेस्ट।